सभी को नमस्कार। आज हम 8वीं क्लास के टॉप 10 यानी कि 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैथ के हम हल करेंगे और परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो उन क्वेश्चनों को एक एक बार आप निकाल कर जरूर कोशिश करें और जैसे वीडियो के अंत तक बने रहिए। जैसे जैसे मैं आपको समझाता हूँ वैसे वैसे सवाल को समझते जाइए। तो 8वीं क्लास का जो बोर्ड पैटर्न के आधारित है, जो छोटे क्वेश्चन आते हैं 1 नंबर के और शायद 2 नंबर के, वो क्वेश्चन करवा रहे हैं। पहले आगे आगे बढ़ते जाएंगे धीरे धीरे, तो मैं आपको समझाता हूँ। तो नॉर्मल रूप से देखें तो पहला क्वेश्चन हमारा है, देखिए -13 पहला क्वेश्चन है और एबेस के साथ में देता जाऊंगा, आप हल करते जाइए साथ साथ में। अगर आपको समझ में आता है फिर आप आगे देख सकते हैं, मैं आंसर भी बता जाऊंगा। तो -13 का गुणन प्रतिलोम, गुणन प्रतिलोम है, इनमें से आपको बताना है। और ए में हमारा है ऑप्शन 0, ब में है 1 और स में है 1/-13 और द में है 13, द में है 13 और ये हमारे पास रहा। तो आप पहली वीडियो को रोकिए, अगर आपको उत्तर लग रहा है कि वो एम सी होगा या ब द कोई भी सी हो तो वो आप बता सकते हैं। तो पहले आप अपना कंफर्म कीजिए, फिर मैं आपको आगे बताता हूँ, ठीक है। तो इसमें देखिए पहला क्वेश्चन, हम पहली प्रश्नावली से ये है कि एक तो गुणन प्रतिलोम पूछा जाता है, एक या फिर योज्य प्रतिलोम पूछा जाता है। तो गुणन प्रतिलोम हम कैसे करते हैं? गुणन प्रतिलोम मतलब होता है गुणा, और गुणा का प्रतिलोम यानी कि जो की संख्या होगी वो गुणा में होगी वो हम भाग में कर देंगे, और भाग में होगी वो हम गुणा में कर देंगे। तो यहाँ पे -13 है, -13 का गुणन प्रतिलोम, गुणन प्रतिलोम बराबर में 1/-13। ये जो संख्या थी वो ऊपर थी, उसको हमने पलटकर नीचे ला दिया, तो ये हमारे पास आ गया गुणन प्रतिलोम। दूसरा क्वेश्चन इसी एक में से मैं आपको बता दूं, तो ये हमारे पास है स ऑप्शन। तो यहाँ पे आपका स ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आपको सिर्फ स ऑप्शन भरना है, नहीं कि आपको सॉल्यूशन करना है। आपके जो पेपर होगा, पेपर के अंदर ही आपको करना होगा। और दूसरी बात, आपको कॉपी के लास्ट पेज में आपको रबकारी के लिए आपको ये पेज दिया होगा। तो इसमें आपको एक तो ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन यहीं से बन जा सकता है कि -13 का योज्य प्रतिलोम, योज्य प्रतिलोम। तो -13 का योज्य प्रतिलोम, योज्य प्रतिलोम का योज्य का मतलब होता है जोड़, और जहां पे हम जोड़ का मतलब ये है कि जो संख्या प्लस में दी हुई वो माइनस में कर दीजिए और माइनस की वो प्लस कर दीजिए। यहाँ पे -13 दे रखा है तो यहाँ प्लस कर देंगे तो जरा ये हो जाएगा हमारे पास। तो इन दोनों को आप उतारना चाहें तो उतार सकते हैं, अगर नहीं उतारना चाहें, आपकी इच्छा नहीं है कि उतारने की, तो आप उसको छोड़ सकते हैं। तो उसके बाद में पहला क्वेश्चन है, इसके साथ हमने 2 क्वेश्चन हमने के साथ कंप्लीट कर लिए। अब हम आगे बढ़ते हैं तीसरा। इसमें से अगर आप देखना चाहें तो एक क्वेश्चन मैं आपको और बता देता हूं कि कोई संख्या उसका व्युत्क्रम पूछ सकता है आपको। तो व्युत्क्रम में आपको हमेशा क्या करना है, उस संख्या का उल्टा बताना है, ठीक है। व्युत्क्रम आपको सीधा कह दे कि व्युत्क्रम, जैसे मैं आपको 13 कर देता हूं, सीधा +13 का, 13 का -13 कर लो का व्युत्क्रम, व्युत्क्रम बराबर में 1/-13। यही व्युत्क्रम है और यही गुणन प्रतिलोम है, दोनों एक ही है। व्युत्क्रम पूछे तो संख्या को कर दीजिए, पढ़ लीजिए, बटा लीजिए। तो ये पहला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। आगे हम दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं, तब तक इसको उतार लीजिए, उतारने के बाद में आगे बढ़ते हैं, ठीक है। वीडियो को रोकर हाथों हाथ उतार लीजिए। इसके बाद में आगे हमारा है दूसरा क्वेश्चन। 2 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि संख्या 9 की घन संख्या होगी। देखिए 2 नंबर है, संख्या 9 की घन संख्या है, घन संख्या है। ऑप्शन ए में है 27, ब में है 81 और स में है 343 और द में है 729। इसमें आपको खालिस्तान में पढ़ना है। इसके 2 और 3 क्वेश्चन बनते हैं, वो मैं तीनों आपको एक साथ में करवा दूंगा। इसी प्रश्नावली से 3 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो सरल पूछेगा तो ऐसे पूछ सकता है, घन का पूछ सकता है, वर्ग का या फिर एक इकाई का, तीनों बनते हैं। तो पहले आप इसको हल कीजिए। संख्या 9 की घन एक संख्या बतानी है आपको कि 9 है, उसका जो घन निकालेंगे तो वो कितना उत्तर आएगा, वो आपको इनमें से ऑप्शन में से देख आपको छांटना है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 9 का घन। 9 का घन निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, उसी संख्या को 3 बार गुणा करना होता है। तो मैं 9 को यहाँ पे 3 बार गुणा कर लेता हूँ, और आपको कार्य में जाना है और 9 को गुणा करना है। 9 और 9 को आप इधर गुणा करेंगे तो 81 आ जाएगा, फिर 81 को आप 9 कर दीजिए तो 9 और 9 तो 72 यानी कि 729। तो 729 ऑप्शन आप में कौन से है, द में ऑप्शन में द।
दया में क्या है 729 है। अब इसके बाद में एक ये हमारे पास कंप्लीट हो गया। दूसरा क्वेश्चन इसी में से बनता है कि 3 नंबर क्वेश्चन लिख दीजिए या फिर इसमें लिख दीजिए कि संख्या 9 का वर्ग, संख्या कि इसका वर्ग है वो हम निकालें तो क्या आएगा, तो हमारे पास अभी भी निकाला था वर्ग है तो आपको 2 बार गुणा करना है, घन के तो आपको 3 बार गुणा करना था। तो 9 और 9 को गुणा करके क्या आ गया 81 आ गया। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया 81। फिर एक क्वेश्चन और बनता है इसमें से कि जैसे ले लीजिए, मैं लेता हूँ संख्या 28 ले लो, 28 का वर्ग संख्या का इकाई अंक, 28 के वर्ग का इकाई अंक, तो इसके इकाई अंक क्या होगा। तो इसके लिए एक मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इन सभी के आप याद रखिए। 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे 9 आएगा, 4 का स्क्वायर करेंगे 6, यानी कि इकाई बता रहा हूँ मैं 16। जैसे 16 में 6 आता है, 5 का स्क्वायर करेंगे 25 और 6 का स्क्वायर करेंगे 36, 36 में 6 आ गया, 7 का स्क्वायर करेंगे 9 आ जाएगा वापस, 4 फिर 1। अब देखिए इनमें से क्या कॉमन आ रहा है। 1 का स्क्वायर करेंगे तो हमेशा 1 ही आएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे 9 आएगा, 4 का स्क्वायर करेंगे 16 आएगा और 16 में इकाई क्या है 6 है। फिर 5 का स्क्वायर करेंगे 25, 25 में इकाई 5 आ गया, 6 का स्क्वायर करेंगे 36, 36 में इकाई 6 है, 7 का स्क्वायर करेंगे 49, 49 में इकाई 9 है, 8 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 64 और 64 में इकाई 4 है, 9 का स्क्वायर करेंगे 81 और 81 में इकाई 1 है। तो इस प्रकार आप यानी कि जो इकाई है उस पर ध्यान देना है और उसका वर्ग करके आपको जो इकाई मिले तो उसी प्रकार आप मैं इसका निकालो। जैसे 28 में इकाई अंक क्या है, इकाई अंक बराबर 8 और 8 का वर्ग क्या है 64 है। 8 का वर्ग क्या है 64 है, तो यहाँ पे लिख देंगे हम 64 में इकाई क्या है 4 है, तो यहाँ पे लिख देंगे इकाई क्या आएगा। जब भी हम 28 का स्क्वायर निकालेंगे तो हमारे पास जो इकाई आएगा वो क्या आएगा 4 आएगा। इस प्रकार से आपको 4 से यहाँ पे लिख देना 4। जो भी संख्या पूछे उसका इकाई लेना और उसका वर्ग करके जो इकाई आता है वो आप यहाँ पे लिख लीजिए। तो इस प्रकार सिर्फ 3% वो छोटे प्रश्न मिलते हैं और इसके अलावा इससे एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। तो आप इन तीनों क्वेश्चनों को एक बार एक साथ निकाल लीजिए और आसानी से आप समझ लीजिए। फिर इसको उतारने से सकते हैं। आगे 30 नंबर क्वेश्चन देता हूँ। आगे है हमारा 3 नंबर क्वेश्चन। प्रश्नावली में बस एक या दो या 3 प्रश्न बनती है। वैसे जो मोस्ट प्रश्न है उनको आप एक साथ तैयार कर देते हैं तो आपको लगभग सिलेबस सब कंप्लीट हो जाएगा, ज्यादा रिवीजन की जरूरत नहीं। 3 क्वेश्चन है साधारण ब्याज का सूत्र। एक तो साधारण ब्याज का सूत्र और एक जो बट्टा वाला सूत्र है वो याद रखिएगा। साधारण ब्याज का सूत्र क्या है, मूलधन गुणा में दर गुणा में समय और बट्टा में 100। एक तो ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन बनता है चक्रवर्ती ब्याज का, कि आपको चक्रवर्ती ब्याज का भी सूत्र पूछ सकता है। तो चक्रवर्ती ब्याज का भी हम क्या करेंगे सूत्र निकालेंगे। तो चक्रवर्ती ब्याज का सूत्र क्या होता है, मूलधन कोष्टक में यहाँ पे गुणा है, किसी का चिन्ह नहीं देखा है तो यहाँ पे गुणा का चिन्ह आप समझ सकते हैं। 1 प्लस में दर बट्टा में 100 और इनटू में समय, पावर में क्या होगा समय होगा और माइनस में क्या हो जाएगा मूलधन हो जाएगा वापस। ठीक है, एक ही सूत्र है। ऑप्शन में 4 ऑप्शन दे दे और उनमें से आपको पूछ सकता है कि बताइए निम्न में से साधारण ब्याज का सही सूत्र कौन सा है। तो आपको इन चारों में से कुछ ना कुछ गड़बड़ मिलेगी और उनमें से एक सवाल ऐसा होगा जो एक ऑप्शन ऐसा होगा जो आपको बिल्कुल सही होगा और उस पर आपको ध्यान देना है सीधा कि इस प्रकार से होगा कि मूलधन इनटू दर इनटू समय बट्टा में 100। और इसको इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है, थोड़ा सा मैं देता हूँ, P इंटू आर इंटू टी बट्टा में 100। इस प्रकार से आपको लिखा हुआ मिल सकता है। तो ज्यादा घबराने की बात नहीं, इन दोनों से पूछ सकते हैं। फिर इसमें एक बट्टा वाला सूत्र होता है, ये तो ज्यादा महत्वपूर्ण है, बट्टा प्रतिशत का। पहले बट्टा का लिख देंगे फिर बट्टा प्रतिशत लिख देंगे। यहाँ पे बट्टा का होगा कि अंकित मूल्य माइनस में विक्रय मूल्य। इससे क्या होगा आप घटा देंगे, आपको क्या मिल जाएगा पूरा बट्टा मिल जाएगा। कि किसी आप वस्तु दुकान से खरीदते हैं तो उसपे जो वस्तु के ऊपर लिखी हुई रेट होती है उसमें, और जो हमारी दुकान वाला वो बेचता है या फिर हम किसी वस्तु को बेचते हैं उनमें से जो छूट मिलती है या फिर कोई जो टैक्स
या फिर जो कर है वो हटा दिया जाता है, कम कर दिया जाता है, तो वो इनमें से घटाने के बाद में हमें प्राप्त हो जाता है। फिर एक बट्टा प्रतिशत है, बट्टा प्रतिशत आप किस प्रकार से निकालेंगे, यहाँ पे लिख दूंगा बट्टा प्रतिशत का सूत्र यही है वापस है कि बट्टा, पहले आपको बट्टा निकालना होगा, फिर बट्टा में क्या करना होगा, क्रय मूल्य करना होगा, क्रय मूल्य इनटू में 100। तो एक चीज आप इन ब्याज वाली प्रश्नावली में याद रखिए कि जब भी आप लाभ निकालें, हानि निकालें या फिर बट्टा निकालें, वो हमेशा क्रय मूल्य ही ज्ञात की जाती है। जैसे यहाँ पे मैंने बट्टा में क्रय मूल्य लिखा है, तो आपको एक चीज ध्यान रखना होगा कि लाभ प्रतिशत निकालें, हानि प्रतिशत निकालें या फिर बट्टा प्रतिशत निकालें, तो तीनों में हमेशा बट्टा में क्या रहेगा, क्रय मूल्य रहेगा, क्योंकि लाभ होता है वो हमेशा क्रय मूल्य पर होता है, हानि होती है वो हमेशा क्रय मूल्य पर होती है, और किसी वस्तु को छोड़ दी जाती है वो हमेशा किस पर मिलती है, हमें क्रय मूल्य पर मिलती है। तो इन चारों सूत्रों को एक साथ आप नोट कर लीजिए, वो बता लीजिए आसानी से, और इनको परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण मानकर चलिए। इसके बाद में आगे हमारा है 4 नंबर सवाल है, वो आपकी छोटी क्लासों से एक क्वेश्चन पूछा गया है, क्योंकि बोर्ड में 1-2 क्वेश्चन ऐसे आपको देखने को मिलेंगे कि वो आपकी नॉलेज को चेक करेंगे कि आपको कितना नॉलेज है, आपने छोटी क्लासों में कितना की नॉलेज आपने दिया है। तो जैसे 4 नंबर है, 4 नंबर दे रखा है हमें कि 5 केजी शक्कर का मूल्य 240 रुपए है। तो 1 केजी शक्कर का मूल्य है, बस नॉर्मल गुणा भाग में पूछ सकता है, बस इतना ही करना आपको होगा। तो 5 किलो शक्कर का मूल्य 240 रुपए है, तो 1 किलो शक्कर का मूल्य कितना होगा ये बताना है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, 5 केजी शक्कर के लिए, तो यहाँ पे लिख देंगे 5 केजी शक्कर का मूल्य कितना है, 240 रुपए है। इसको मैं आपको सीधा रफ में बता रहा हूँ क्योंकि आपको ऑप्शन में दिया हुआ था ये क्वेश्चन, तो आप रफ का लिमिट इस प्रकार से करेंगे, 5 केजी शक्कर का मूल्य कितना है, 240 रुपए है। तो 5 से यहाँ से 5 निकाल लीजिए, यहाँ पे 1 बच जाएगा, 1 केजी, और ये जो 5 है वो इस साइड भेजेंगे तो किसमें आ जाएगा, इसके भाग में हो जाएगा, 240 भाग में 5। तो हमें तो 1 केजी का पूछा है और हमने भी निकाला 1 केजी का, तो इसमें भाग देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 520 और 8 40 48 रुपए, ये हमारे पास उत्तर आ गया। 8 40 बिल्कुल से 48 जो रुपए है वो 1 किलो शक्कर आ जाएगी। तो यहाँ पे 5 केजी का देकर हमें एक छोटा रूप में पूछा है कि 1 केजी का बताइए। 5 किलो शक्कर का मूल्य 240 रुपए है, तो 1 किलो का शक्कर का मूल्य कितना होगा, 48 रुपए हो जाएगा। ज्यादा का देकर हमें कम का पूछा है तो हमें भाग करना होगा, और कम का देकर हमें ज्यादा का पूछे तो हमें क्या करना होगा, गुणा करना होगा। इसके बाद में आगे हमारा 5 नंबर एकदम सरल सा है। इस प्रकार का क्वेश्चन पीछे भी पूछा गया था और इस बार भी पूछा जाएगा कि निम्न में से बताइए द्वितीय व्यंजक कौन सा है। तो 5 नंबर में मैं आपको ऑप्शन दे दूंगा कि द्वितीय व्यंजक है। इसमें दूसरा व्यंजक कौन सा है, तो ए में तो हमारे पास है 4x², ब में है -3xy, से में है 2x प्लस में 3y माइनस में 5, और द में है हमारे पास 5x प्लस में 2x, और यहाँ पे आ जाएगा कोष्टक। इसमें आपको ए ब च में भरना है, आपको कौन सा अच्छा लगता है वो भर लीजिए पहले, फिर मैं बताता हूँ वो आप कर लीजिए। देखिए इसमें पहले आपको क्या करना है, द्वितीय व्यंजक, तृतीय व्यंजक, चतुर्थ व्यंजक ये पूछे आपको, तो आपको सीधा देखना है कि दो व्यंजक कौन सी माने हैं। दो व्यंजक का मतलब प्लस माइनस से, जितने भी आपको प्लस माइनस के चिन्ह दिखे उससे आप एक जोड़ दीजिए, उतने ही उसमें क्या होंगे पद होंगे। तो इसमें आपको बिल्कुल ही नहीं दिया था, यानी 0 प्लस माइनस का चिन्ह 0 है, तो उसमें एक जोड़ दीजिए, क्या होगा, एक होगा, तो एक पद आ गया। इसमें एक पद है, एक व्यंजक है, इसमें एक व्यंजक है, इसमें 3 व्यंजक है, 1 2 3 व्यंजक है, इसमें 2 व्यंजक है, तो द ऑप्शन आ जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। तो एक व्यंजक वाला ये हो गया, 3 व्यंजक वाला ये हो गया, और 2 व्यंजक वाला ये हो गया, ठीक है। इसके बाद में 6 नंबर क्वेश्चन है, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। इनमें से मैं आपको 4 दिखा रहा हूँ, और चारों में से आपको एक परीक्षा में देखने को मिल जाएगा। एक देता है हमारे पास कि चतुर्भुज के अंतःकोणों का योग, यहाँ पे देखिए चतुर्भुज के अंतःकोणों का योग,
अंतर कोणों का योग कितना होगा 360 डिग्री होगा। चतुर्भुज के चारों माइनस जितना भी कोण है वह सारा जोड़ेंगे तो कितना होगा 360 डिग्री होगा। एक भुज हो गया त्रिभुज, त्रिभुज के अंतर कोणों का योग, अंतर कोणों का योग कितना होगा वो होगा 180 डिग्री। ठीक है, एक पूछ लिया आपको पूछ सकता है कि समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज के अंतर कोणों का योग या फिर पंचभुज के षटभुज के उसका तो एक सूत्र होता है वो निकालेंगे सीधा, उसमें अलग से एक सवाल में बताएंगे जिसमें आपको कुल निकाल कर बताएंगे। इसमें दो तो ये हो गए, एक ये पूछ सकता है कि समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, चतुर्भुज के शीर्षाभिमुख कोण का योग, शीर्षाभिमुख शीर्षाभिमुख कोणों का योग, योग बराबर में 180 डिग्री। ये कौन सा है, ये थोड़ा सा चित्र सुंदर जी, ये हमारे पास समांतर चतुर्भुज है और इसमें ये जो शीर्षाभिमुख कोण है दोनों पास पास के कोणों का योग है वो कितना होगा 180 डिग्री होगा। ये कहता है और इन दोनों के पास पास का योग कितना होगा 180 डिग्री होगा। ये देखा है शीर्षाभिमुख मतलब एकदम पास पास का जो कोण है वह है और पांच दोनों कोणों का योग कितना होगा 180 डिग्री होगा। शीर्षाभिमुख कोण सीधे समझ लीजिए, इन दोनों का कोण कितना होगा 180 डिग्री होगा। ये नॉर्मल रूप से ये 6 नंबर हमारा क्वेश्चन हो गया। इसके बाद में आगे 7 नंबर चलते हैं। आगे 7 नंबर है हमारे पास, एक आपको आकृति दी हुई होगी, आकृति वाला क्वेश्चन देख पक्का कंफर्म आएगा जिसमें हमें पूछेगा ये जो चित्र वाला दे रखा है ये शायद उसमें 11 प्रश्न जो क्षेत्रमिति है उसमें से आपको पूछा गया है तो वो मैं ले लेता हूँ। 7 हो गई, ये 7 नंबर है। आकृति में आकृति का परिमाप क्या करो, आकृति का परिमाप ज्ञात करो। ये रहा यहाँ पे आकृति ए बी सी डी और ए बी सी डी में ये 7 सेमी है, ये 9 सेमी है, बस इतना दे रखा है आकृति और इसमें परिमाप निकालना है। तो ये हमारे पास आकृति हमें पता चल गई कौन सी आकृति, ये आयताकार है और आयताकार के लिए हमें आयत का परिमाप का सूत्र लगाना होता है। यहाँ पे पहले लंबाई है वो 9 सेमी है और चौड़ाई है वो 7 सेमी है। एक चीज आप विशेष ध्यान रखिए, मात्रक का विशेष ध्यान रखना है आपको, मात्रक में बिल्कुल भी गलती नहीं करनी है, एकदम बिल्कुल सही लगाना है। आगे सेमी हो तो सेमी लगा दीजिए, मीटर हो तो मीटर लगा दीजिए। ठीक है, तो लंबाई और चौड़ाई लीजिए, हम यहाँ पे लिख देंगे आयताकार आकृति का परिमाप क्या होता है, परिमाप 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई। तो 2 गुना लंबाई कितनी है 9 है प्लस में चौड़ाई 7 है, तो 2 गुना 7 14 और 15 16 16 दूनी 32 आगे लगा दिए सेमी। ये तो परिमाप हो गया। इस प्रकार से आपको क्या हो सकता है, देखिए एक क्षेत्र पूछ सकता है, ठीक है, और एक इसी के साथ वर्ग आकृति वो आपको क्या दे वर्ग दे दे और वर्ग का परिमाप और क्षेत्रफल दोनों पूछ सकते हैं। तो चारों को आपको तैयार करना होगा, एक छोटा सा नॉर्मल सूत्र है वो लगाकर आपको निकालना है। ये 7 नंबर क्वेश्चन हो गए। इसके बाद में 8 नंबर की ओर चलते हैं, जल्दी से आप इसको उतारना चाहें तो उतार सकते हैं। 3 क्वेश्चन और बचे हैं शेष, यानी कि प्रश्न हम 3 को 10 करवा रहे हैं, लेकिन 10 में से 20-30 क्वेश्चन और सेट हो सकते हैं। जितने भी उससे रिलेटेड है उससे जुड़े हुए जो सवाल है वो भी हम साथ साथ निकलवा रहे हैं। तो इसके बाद में आगे है हमारा 8 नंबर का सवाल। 8 नंबर में है एक समबाहुभुज, एक समबाहुभुज के एक बहिष्कोण का माप 45 डिग्री है। तो भुजा, देखिए भुजा की संख्या ज्ञात कीजिए, संख्या ज्ञात करो।
तो इसमें आपको क्या करना होगा, देखिए एक समबाहुभुज दिया है और उसका जो बेस कोण का माप देते हैं वो 45 डिग्री देता है और इसमें आपको क्या करनी है, भुजा किसकी ज्ञात करनी है। तो ऐसे आपको जब भी कोई कंडीशन मिले तो उसमें आपको क्या करना है, 360 के अंदर भाग देना है। बेस कोण पूछे या फिर भुजा किसकी आप पूछे, आपको सिर्फ क्या करना है, 360 के अंदर भाग देना है। यहाँ पे मैं 360 और बट्टा में 45 डिग्री और उसमें भाग देंगे, सीधा देखिए कितनी बार जाएगा, 5 से काटने पहले क्या, 5 से काटेंगे 9 5 45 और यहाँ पे करेंगे 7 5 35 और फिर 35 से 36 20 4 बार जाएगा। ऐसे कैसे हो गया, 7 5 35 35 36, अच्छा 2 बार, सॉरी 2 बार जाएगा, फिर 8 बार तो 8 बार, यानी कि भुजा कितनी होगी, 8 होगी, तो 8 भुजा हो जाएगी। तो ऐसा आपको कोई भी कंडीशन दे दे तो एक चीज का आपको विशेष ध्यान रखनी है, बेसिक सवाल को रटकर अभी तैयार कर लीजिए। जब भी आपको बेस कोण दे और उसमें भुजा इसके पूछे तो भी आपको क्या करना है, 360 के अंदर भाग देना है। जो भी कोई संख्या दी हुई कोण दिया हुआ तो कोण का दे दीजिए, अगर भुजा देकर आपको कोण का पूछे तो आपको करना है 360 के अंदर भाग देना है। ये क्वेश्चन आप बता दीजिए, इंपॉर्टेंट लगाकर ऐसा परीक्षा में आपको दे सकता है, भुजा दे दे या फिर बेस कोण दे दे, ठीक है। इसके बाद में आगे हमारा है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है एक सबसे छोटी संख्या, एक व्यंजक वाला लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 है व्यंजक, व्यंजक दे रखा है माइनस का 4q व 7pq का गुणनफल, गुणनफल ज्ञात करो। तो इसमें आपको क्या करना है, देखिए इसका हल सॉल्यूशन करा रहा हूं, माइनस का 4q इनटू का माइनस गुणनफल होगा 7pq। अब एक चीज देखिए, चर चर को गुणा कर दीजिए, अचर अचर को गुणा कर दीजिए। पहले -4 है, -4 को गुणा करेंगे 7 से, ठीक है, और गुणा करेंगे pq को गुणा करेंगे q से, तो 7 चौक 28, माइनस का 28, p इसी से गुणा नहीं होगा, q से q गुणा कर देंगे, तो यहाँ पे p और q की जगह पर q स्क्वायर हो जाएगा। बेस ये रहा व्यंजक। बेस आपको क्या करना है, कोई भी संख्या दी हो जैसे 1 से लेकर 1 2 3 4 5 दी हो तो उन आपको गुणा कर दीजिए। फिर अगर p अगर यहाँ पे एक p होता तो p को p से कर देते, लेकिन यहाँ पे p नहीं है तो q p एक है तो क्या रह जाएगा, q यहाँ पे है और q यहाँ पे है तो q को q से गुणा करेंगे क्या देगा, q स्क्वायर आ जाएगा। तो इस प्रकार का क्वेश्चन और बता सकते हैं जिसमें आपको पहले दो संख्या देते हैं उनको आपस में करना है, गुणा करना है। फिर आगे है हमारा 10 नंबर क्वेश्चन, लास्ट 10 नंबर के अंदर देता है वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे छोटी संख्या जो मैं सवाल पूरा आधा लिखा रहा हूं, वैसे छोटी संख्या याद रखिए जो 200 को गुणा करने पर पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। 200 को गुणा करने पर पूर्ण घन बना दे। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, 200 के अभाज्य गुणनखंड निकालने होंगे और उनमें क्या करना है, घन दे रखा है तो घन के लिए हमें 3 3 की जोड़ी बनानी है और अगर वर्ग दिया हो उसके लिए हमें 2 2 की जोड़ी बनानी है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं 200 और उसके निकाल देते हैं अभाज्य गुणनखंड। 2 का भाग देंगे 100 बार, फिर 2 का देंगे 50 बार, फिर 2 का देंगे 25 बार, फिर 5 का देंगे 5 बार, फिर 5 का देंगे 1 बार। देखिए इस प्रकार से 100 100 का 50 50 का 25। देखिए यहाँ पे लिख देता हूं मैं 200 के अभाज्य गुणनखंड। तो यहाँ पे लिख देता हूं मैं 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5, लिख दिया। अब इसमें देखिए 3 3 की जोड़ी बनानी है, तो एक जोड़ा यहाँ ये बन गया, ठीक है, एक जोड़ा ये बन गया। अब एक जोड़ा यहाँ पे बनाने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, 5 की जरूरत पड़ेगी। 5 अगर हम यहाँ पे गुणा लगा दें तो हमारे पास 3 की जोड़े कंप्लीट हो जाती है। तो यहाँ पे लिख देंगे हम, अतः 200 को 5 से गुणा करने पर यह पूर्ण घन बन जाएगी। और यहाँ पे आप गुणा करके दिखाना चाहें तो गुणा कर लीजिए, यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 1000 हो जाएंगे। ये रहा, तो ये था हमारे पास टॉप 10 क्वेश्चन और इनको तैयार कर लीजिए। कंटिन्यू हम आपको वीडियो देते रहेंगे और लगातार आते रहेंगे, ठीक है, बिना चिंता के करते रहिए इसको हल। और अच्छा उम्मीद है कि ऐसे ही आपको 10 क्वेश्चन मिलेंगे तो